नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में, जिसमें हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की। जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और जानेंगे कि इन दो राज्यों में क्या है सियासत का हाल और क्या है चुनावी हलचल। मैं हूं निखिल सिंह। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संकल्प पत्र जारी और कहा जम्मू कश्मीर के विकास का किया वादा। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कश्मीर से अनुच्छेद 370 दोबारा लागू नहीं होने देंगे। कहा जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। आज धारा 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ है। भाजपा के संकल्प पत्र में युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का किया गया वादा। वृद्धावस्था, विधवा व विकलांगता पेंशन को 1000 से 3 गुना बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। छात्रों को 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए तक की कोचिंग फीस भी दी जाएगी। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर लोकल हरियाणा कांग्रेस यूनिट में गतिरोध। सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बन पा रही है आम राय। दुष्यंत चौटाला ने की त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी के संकल्प पत्र की। भाजपा ने शुक्रवार 6 सितंबर यानी आज के दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को दोबारा नहीं लागू होने देंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में पार्टी के संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी तक जितनी पार्टियों ने यहां शासन किया, सभी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष बीजेपी के विकास और सुशासन को समर्पित रहे। गृह मंत्री ने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 के बाद के ये 10 साल राज्य के लिए स्वर्णिम काल के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा। ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे हैं, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 दोबारा लगने नहीं देंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। आज अनुच्छेद 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है। अब यह हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ है। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र में स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया गया है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल
2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। मां सम्मान योजना के जरिए हर एक परिवार की सबसे सीनियर महिला को 18,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 एलपीजी सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होना है और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बीजेपी के संकल्प पत्र पर क्या हो रही है सियासत, क्या है जनता का रुख, इस पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार लाइव हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से, और थोड़ी देर में धीरज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऋषि, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे जो आम जनता का रिएक्शन है संकल्प पत्र पर, किस तरह से वो इसको ले रही है जम्मू कश्मीर की जनता। देखिए निखिल, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से बीजेपी का जो संकल्प पत्र अब जो सामने आया है, मुझे लगता है इसके बाद हम सुबह से ही बात कर रहे थे कि सियासत अब नए रूप में आगे बढ़ेगी। एक तो बीजेपी ने एक पूरे समाज के लिए समग्र रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए 25 वायदों की एक लिस्ट आज जारी कर दी है, जिसमें उसने समाज के हर वर्ग के और उम्र के हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ देने का वायदा किया है। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए उनकी स्कॉलरशिप हो, उनको शिक्षा के लिए पैसे देने की बात हो, या फिर जो महिलाओं के लिए जो सिलेंडर है उज्ज्वला योजना के तहत वो 2 सिलेंडर देने की बात हो। ये जो तमाम चीज़ें हैं, और यहाँ तक कि जो भूमिहीन हैं उनके लिए भी जो इंतज़ाम करने की बात की है, 5 मरला जो ज़मीन देने की बात की है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के हर एक उम्र और हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ देने का वायदा किया है। ये जो पूरा का पूरा संकल्प पत्र है, मुझे लगता है कि इस चुनाव के लिए पैराडाइम शिफ्ट बन सकता है, क्योंकि इससे पहले एनसी और कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं उनसे हटकर ये वायदे किए गए हैं और समग्रता में ये वायदे किए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ तौर से 370 को लेकर कैटेगोरिकली स्पष्ट कर दिया है कि ये अब इतिहास की बात है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा जो अहम पहलू है, जिसमें कि श्रीनगर या कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, दोनों के लिए ही ये जो नीतियां उन्होंने सबके सामने रखी हैं, मुझे लगता है उनको अपने विस्तार करने की जो योजना है, जो खास तौर से जो कश्मीर में बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। जम्मू में पिछली बार उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। उन्हें लगता है कि कश्मीर में जब तक ये प्रदर्शन आगे नहीं बढ़ेगा, सरकार बनाने की जो मुश्किलें हैं वो बनी रहेंगी। ऐसे में इसका जनता ने निश्चित तौर से, सभी को लगता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन इस वायदों की लिस्ट में जब वो वोट डालते हैं तब किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव में अगर हम देखें तो सबसे अधिक सीटों पर जो चुनाव है वो कश्मीर के इलाके में ही है, 16 सीटों पर ये चुनाव है, बाकी के सीटों पर जो है जम्मू के इलाके में है। तो इसका लिटमस टेस्ट मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज में ही हल्का फुल्का अंदाजा लग जाएगा कि बीजेपी का ये जो 25 वायदों की जो सूची है उसको जनता किस तरीके से ले रही है। लेकिन इतना तो जरूर है कि इन वायदों के बाद हर एक के मन में ये जरूर सवाल होगा कि ये जो सरकार बनेगी उसमें किसको कितना किससे फायदा हो सकता है। एक तरफ एनसी और कांग्रेस की तरफ से इमोशनल इश्यूज को इलेक्शन इशू बनाया गया है, दूसरी तरफ
विकास को और लोगों को कुछ न कुछ देने की जो योजना है वो बीजेपी ने अपने एजेंडे में आगे बढ़ाई है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 370 की भी बात करेंगे आपसे, लेकिन धीरज हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़ गए हैं। धीरज, आज ये जब संकल्प पत्र जारी किया गया तो आप इसके साक्षी बने, आप इसकी कवरेज पर थे। जो सवाल मैंने दरअसल ऋषि से पूछा वो आपके लिए भी है, आम जनता में जो वोटर्स हैं उनके बीच में रिएक्शन। देखिए, आम जनता के बीच में काफी उत्साह है, काफी खुशी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है और उन घोषणाओं को अगर हम सिलसिलेवार समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम महिलाओं की बात करते हैं। मां सम्मान योजना की घोषणा आज गृह मंत्री ने यहाँ के की है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि परिवार की जो मुखिया महिला है उनको प्रत्येक साल 18,000 रुपये की राशि वो दी जाएगी। तो महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी गौरव और सम्मान की बात है। इसके अलावा उन्होंने जो पेंशन की बात की है कि चाहे उसमें विधवा पेंशन हो, विकलांगता पेंशन हो या उस पेंशन को 1,000 रुपये की राशि से बढ़ा के उसको 3,000 रुपये कर दी गई है। किसानों के लिए संकल्प पत्र में बड़ी घोषणाएं की गई है। जो पीएम किसान का जो सम्मान निधि है उस सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। इसके अलावा कृषि कार्य में जो बिजली का बिजली पे भी उन्होंने 50% का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सब्सिडी देने की घोषणा किसानों के लिए की है, जो खेती में जो बिजली खर्च होगी उसके लिए। इसके अलावा छात्रों के लिए भी एक बहुत बड़ी, जो कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए 3,000 रुपये का यात्रा भत्ता, जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए दूर से आते हैं तो ये 3,000 रुपये का यात्रा भत्ता देने की भी बात की है। घाटी में अमन और माहौल कैसे कायम रहेगा इसके लिए भी बड़ी घोषणाएं की है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त करके और जम्मू कश्मीर को जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाएंगे। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कही है। इसके बाद यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य योजना पे उन्होंने कहा है कि जो 5 लाख रुपए का जो एक ब्रैकेट है आयुष्मान कार्ड योजना में, उस पर 2 लाख रुपये और अतिरिक्त उन्होंने देने की घोषणा की है। युवाओं के लिए रोजगार 5 लाख रोजगार देने का उन्होंने वायदा किया है, जिसको कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो रोजगार जो योजना है उसके जरिए उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। ये सारी बातें हम अपने दर्शकों को कई बार बता भी चुके हैं और मैं चाहता हूं कि जो आम जनता का रिएक्शन है वो आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे। आपने कहा कि उसको लोगों ने उत्साहपूर्वक लिया है। अब वोटर्स वोट देने के लिए जाएंगे तो ये पता चलेगा, खासतौर पर जम्मू का जो रीजन है जहां आप खड़े हुए हैं वहां पर इन जो घोषणाओं का असर किस तरह से देखते हैं चुनावों में। देखिए, इसका साफ तौर पे असर दिखेगा क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने, अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात कर लें तो जम्मू क्षेत्र के लिए उन्होंने एक विकास समितियां बनाने की घोषणा की है कि जम्मू के क्षेत्र में कैसे विकास होगा और उस विकास को कैसे धरातल पर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो जम्मू को जो उन्होंने मेट्रो की सौगात दी है और साफ तौर पे कहा है कि जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में मेट्रो का निर्माण होगा, तो यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के वोटर्स के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा जो यहाँ का जो जम्मू क्षेत्र में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर्यटन बताने के लिए यहाँ का जो तावी नदी है, यहाँ पे रिवर फ्रंट का निर्माण स्मार्ट सिटी स्कीम से हो रहा है। आपने पर्यटन की बात कही, आपने पर्यटन की बात कही, पर्यटन के विकास की बात कही। यहाँ से हम रुक करेंगे। हमारे साथ में ऋषि कुमार भी जुड़े हुए हैं, मैं अभी उनको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा था, हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। जी ऋषि, जब पर्यटन की बात होती है तो श्रीनगर में या जो कश्मीर की वैली है उसमें पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी बड़ा खास फोकस इस संकल्प पत्र में दिखाई देता है। और पिछले 2019 के बाद से 5 अगस्त 2019 के बाद से, जब से अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद से बड़ा खास फोकस गवर्नमेंट का पर्यटन पर रहा है जम्मू कश्मीर में। और कह भी रहे हैं कि अब आतंकवाद नहीं, पर्यटन का फोकस हो गया है और हॉटस्पॉट अब आतंकवाद का नहीं, घाटी अब पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट हो गई है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने की बात कहती है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए निखिल, जो अगर हम जम्मू कश्मीर को समझें तो जम्मू कश्मीर की रीढ़ जो आर्थिक व्यवस्था है वो 2 चीजों से डिसाइड होती है। एक तो यहाँ पर सेब और दूसरा यहाँ का पर्यटन।
सेब हम जानते हैं यहाँ के किसान मेहनत करते हैं, उनको उसमें तमाम इनकम मिलती है, और जब ये सेब से अच्छे दाम मिलते हैं तो वो यहाँ के बाज़ारों में आकर ख़रीदारी करते हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है यहाँ का पर्यटन। और जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो कश्मीर में जो हालात हुए हैं, शांतिपूर्वक हालात में, यहाँ पर जो आए हैं लोग देश भर से यहाँ घूमने आए हैं, तो उससे एक पूरा माहौल पूरे देश में गया कि जम्मू कश्मीर में अब जो पर्यटन की जो संभावनाएं हैं जो पहले से हमेशा रही हैं, अब उसमें और ज़्यादा गति आ सकती है। उसी गति को आंकते हुए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को समझ लिया है कि जिस तरीके से पर्यटन का विस्तार हुआ है और कई गुना लोग यहाँ पर घाटी में पर्यटन के लिहाज से आए हैं। हमने खुद यहाँ पर देखा है कि जो तमाम जो चाहे वो शिकारा वाले हों या हाउस बोट वाले हों, बहुत खुश नजर आते हैं, खासतौर से इस माहौल से, क्योंकि उनकी रोजी रोटी में काफी सहूलतें बढ़ी। जी एक बात मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत संक्षेप में आप बताएं, एक बड़ा कोर इशू जो अनुच्छेद 370 का है, बीजेपी पूरे दहाड़ के साथ, पूरे दम भरने के साथ में आज आप देखें कि किस तरह से अमित शाह एक तरह से दहाड़ते हुए उन्होंने कहा कि अब अनुच्छेद 370 बीते इतिहास की बात हो गई है। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कांग्रेस भले ही उनके साथ में बोल नहीं रही, लेकिन उनके साथ खड़ी है, उनसे कहा भी जा रहा है कि आप बताइए, वो कह रहे हैं कि दोबारा इसको लाने के लिए सारी कोशिशें करेंगे। किस तरह से ये कोर इशू बनता हुआ दिख रहा है इलेक्शंस में आपको? देखिए, जहाँ तक 370 अनुच्छेद की बात करें तो निश्चित तौर से अब ये इतिहास की बात है, और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है पार्लियामेंट के जरिए अपनाई गई है। यहाँ बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि आज फारूक अब्दुल्ला जो बात कहते हैं, उमर अब्दुल्ला एक बात कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने एक जगह ये बोल दिया था कि 370 अब इतिहास की बात है। वहीं दूसरी ओर यहाँ उमर अब्दुल्ला लगातार अपनी कैंपेन में बोलते रहे कि 370 को लेकर वो एक प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में जब उनकी सरकार बनेगी। तो वहाँ यहाँ पर लोग एक बात को और कहते हैं कि जिनके पास मात्र 2 सीटें हैं लोकसभा की, वो लोकसभा में कैसे इसको संभव करा पाएंगे। तो ये जो यक्ष प्रश्न है, ये लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी मसला है, और इसका अब सेंटिमेंट्स भुनाने की बात है। इसको अगर देखा जाए सीधे तौर पर ऋषि, तो सेंटिमेंट्स भुनाने की बात है, केवल भावनाएं भुनाने की बात है। बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय इतना ही है। आपका भी शुक्रिया और धीरज का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से ऋषि ने अभी बताया कि जम्मू कश्मीर में सेब यहाँ के लोगों के लिए आर्थिक रीढ़ की तरह काम करती है, तो सेब की खेती, सेब के खेती से जो बाग हैं दरअसल उससे वो उसके जो फल हैं वो यहाँ तरक्की की एक नई कहानी लिखते हैं। आइए देखते हैं क्या है सेब की जो खेती है उसका आर्थिक पहलू। देश में 85% सेब पैदा कर जीडीपी में अहम योगदान देने वाले जम्मू कश्मीर के 7 लाख से ज्यादा बागवानों को घाटी के राजनेताओं ने आज तक सेब की तरह ही सुर्ख सपने दिखाए हैं। हकीकत में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेब उगाने वाले किसानों के लिए जमीन पर आज भी समस्याओं के पहाड़ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सेब के लिए ग्रेडिंग मशीन, एंटी हेलनेट गन, खराब गुणवत्ता की दवाएं, मंडीकरण, मूल्य संवर्धन का ढांचा न होना और वायरस वाली पौधे। इसके अलावा भी बागवानों की कई समस्याएं हैं जो चुनावी मुद्दा तो बनती है लेकिन खत्म नहीं होती। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक जबरदस्त जो नेचुरल कैलेमिटी आई, जिसकी वजह से वो ओले गिरे, एक तूफान आया। इसमें टिविन डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम और शुपियां के 80 विलेजेस इसमें बुरी तरह इफेक्ट हुए। एक तो इस साल का सेब वो पूरी तरह डैमेज हो गया, दूसरा कि एप्पल ट्रीज प्लांट जो है इनको भी डैमेज हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो आने वाली हमारी सरकार बनेगी, किसी भी दल की बने, हमारे यहाँ पे जो ये एप्पल प्रोडक्शन है इसको आप सिक्योर कीजिए, सेफ कीजिए। हम गुजारिश करते हैं जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी हमारे जो इस इशू है, जो हमारे इसका खर्चा आता है, इसके लिए जो किसान के जो हमें केसीसी होता है ये हमें माफ हो जाए। यहाँ पे चूंकि इलेक्शन का माहौल है, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को इसके रिलेटेड जो है सरकार पे दबाव बढ़ाना चाहिए, उनके कोई ऐसी पॉलिसी मरतब करनी चाहिए जिससे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए।
बागवानों का एक बड़ा मुद्दा केंद्र शासित प्रदेश में सेब के लिए बड़ी मंडी का नहीं होना भी है। सेब यहां से स्थानीय मंडी के जरिए एक्सपोर्ट होना चाहिए, जबकि हो उल्टा रहा है। बाहर के मुल्कों से भी माल आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में, तो उससे भी कश्मीर के ग्रोवरों को बहुत नुकसान हो गया है। हमने सरकार से ये भी कहा है कि यहाँ जो बाहर का माल आ रहा है उसमें टैक्सेस कम होते हैं, तो उस पर भी सरकार ने मान लिया है और उसमें जो हमारे ग्रोवर को अब रेट आ रहे हैं अच्छे तरीके से आ रहे। आजादी के बाद से आज तक सेब के बाग तो बढ़े, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने से बागवानों की समस्याएं नहीं घटी। इसके अलावा मौसम की बेरुखी यानी ओलावृष्टि और तूफान के कारण हर साल 20% फसल बर्बाद हो जाती है। अब सरकार से, गवर्नर इंतजामिया से भी ये चाहते हैं, या नई सरकार जो बनेगी, हम चाहते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है कश्मीर में, को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू होना चाहिए। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर की सरकारों की भागीदारी नहीं होने से इतना सेब पैदा करने के बावजूद जम्मू कश्मीर विदेश में केवल कुछ लाख टन ही बेच पा रहा है। ग्रेडिंग के लिए मशीन नहीं होने से सेब सीधा दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहा है और वहीं से बांग्लादेश या फिर कभी कभार अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के बागवान आज भी सेब की ग्रेडिंग हाथ से ही करते हैं। सेब के किसानों को चुनाव के बाद नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। निश्चित तौर से इनके जीवन में जो सेब है ये चाहते हैं कि वो सेफ हो, तो यही संकल्प के साथ कि इस बार के जो चुनाव हैं इनमें इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिलना आएगा या मिलना चाहिए जिससे कि इनकी जो कृषि है उन्नत कृषि हो और इनका जीवन आगे बढ़े। विधानसभा चुनावों में ज़रूर एक मुद्दा है और इस मुद्दे को ये लोग अब चाहते हैं कि उसको आगे रखेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, शोपियां। और जम्मू कश्मीर के बाद अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपनी पहली सूची भी नहीं निकाल पाई है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर लोकल हरियाणा कांग्रेस की यूनिट के साथ आलाकमान की सहमति नहीं बन पा रही है। राहुल गांधी की ड्रीम बनाम हरियाणा की लोकल फाइटिंग। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की डील में कहां फंसा है पेच? आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के 9:1 वाले फॉर्मूले से ही सीट शेयरिंग चाहती है। हरियाणा कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 9 सीटें देने को तैयार नहीं। हरियाणा कांग्रेस की लोकल लीडरशिप आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 90 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और भाजपा ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेजी भी देनी शुरू कर दी है। रोड शो और जनसभाओं के माध्यम से भाजपा हरियाणा की जनता को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले भी तैयार नहीं हो पा रहा है। इस वजह से दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान भी अब तक नहीं हो सका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव वाला गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोकल नेता अंदरूनी तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जितनी सीटें मांग रही है, हरियाणा कांग्रेस के नेता उतनी सीटें देने पर सहमत नहीं हैं। हरियाणा कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट को अगर साथ लेना ही है तो जितनी कम से कम सीटों पर सहमत किया जा सकता है किया जाए। गठबंधन सहयोगियों के खाते की सीट सिंगल डिजिट में ही रहे, डबल डिजिट में न जाए। हरियाणा कांग्रेस की लोकल लीडरशिप आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद बार बार ये कहते आए हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन राहुल गांधी के कहने पर एक्टिव मोड में आई कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को ही सौंप दी, तो इसे उन्हें प्रक्रिया में इन्वॉल्व कर गठबंधन के लिए सहमत करने की रणनीति से जोड़कर ही देखा जा रहा था।
अब कैप्टन अजय यादव भी गठबंधन के विरोध में उतर आए हैं। कैप्टन ने कहा है कि मेरी राय में कांग्रेस को हरियाणा में गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आला कमान कहता है तो करना ही पड़ेगा। अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। गठबंधन अगर हाईकमान चाहेगी तो करना ही पड़ेगा ना। आज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। संभावना है कि अब पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट में दोनों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत सोच। देखिए, खेल अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज। खेल के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। वहीं दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने अपनी पहली सूची जारी करने के बाद अब चुनाव प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। दुष्यंत चौटाला ने इस बार त्रिशंकु विधानसभा होने की बात कही है और कहा सत्ता की चाबी उनके पास ही रहेगी। मैं तो मानता हूँ त्रिशंकु विधानसभा रहेगी और चाबी ही ताला खोलेगी। देखिए, होता है नहीं होता है समीकरण तो उसके बाद बढ़ेंगे और 12 तारीख के बाद ही क्लियर परिस्थिति आएगी कौन मैदान में है, कौन मैदान से बाहर है। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने में देरी की एक वजह हुड्डा परिवार, कुमारी शैलेजा और रणदीप सुरजेवाला के तीनों गुटों के बीच चुनाव लड़ने की खींचतान को भी माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों के अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की पहली सूची आज रात तक जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और हरियाणा में कांग्रेस और आप गठबंधन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार आलोक। किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में सर फुटअव्वल आप देख पा रहे हैं आप और कांग्रेस में? देखिए, वहाँ पे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की जहाँ तक बात चल रही थी, अभी तक पॉजिटिव चल रहा था। यानी कि लगातार 3 दिनों से राघव चड्ढा और जो केसी वेणुगोपाल हैं उनके बीच लगातार वार्ताएं चल रही थी। और आज जो फाइनल वार्ता होने वाली है, देर शाम तक फाइनल वार्ता होने वाली है। लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है उसमें कांग्रेस, जहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटों की मांग कर रही है, वहीं हुड्डा जो है, खासकर भूपेंद्र हुड्डा जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और कांग्रेस के कद्दावर, मतलब पूरा कमान वो देख रहे हैं, 5 सीटें से ज्यादा देने को राजी नहीं है। तो अब एक सूत्रों की हम अगर माने तो आम आदमी पार्टी अकेले 50 सीटों पर लड़ने का मन बना रहा है। अब देखना है कि जो लास्ट दौर का आज मीटिंग है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, उसका प्रतिफल क्या होता है। उस प्रतिफल के बाद ही कोई संभावनाएं जताई जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस ने, खासकर राहुल गांधी की ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई है और हमारे पास समय भी आज के लिए बस इतना है। तो जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।